बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हमें इकोनॉमी के हवाले से बात करनी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगर जिक्र किया जाए तो दिन ब दिन जो सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, एक डिफॉल्ट जैसी सूरत हाल नजर आ रही है और एक विलफुल डिफॉल्ट की सूरत हाल नजर आ रही है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट खालिद रसूल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक्सप्रेस के कॉलम निगार हैं। बहुत शानदार गुफ्तगू करते हुए आप उनको सुनते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे। कॉर्पोरेट का एक बड़ा नाम है, प्रैक्टिकली समझते हैं फाइनेंस को। सर, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपने वक्त दिया। खालिद साहब, आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है डॉलर की कीमत की वजह से, पहले पेट्रोल को एक सर्टेन लेवल तक लेके गए हैं, अब डॉलर आपके सामने है सर। ट्रेड जो है वो 248 पे हो रही है, इवन पीएसओ की एलसी खुली है 248 पे। सर, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? एक तो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके दीवाज के साथ ये मेरा पहला प्रोग्राम है आपके साथ। वैसे तो टेलीविजन पे हमने काफी प्रोग्राम किए हुए, तो आपके इस जी, दीवाज के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जत और कामयाबी अता करे। ये जज़ाक। सवाल आपका बड़ा सादा है। आप हमेशा इसी तरह के सादा सवाल करके तो फिर मजे लेते हैं। ये सवाल उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। बात ये है कि जी डॉलर का जो रेट है वो बुनियादी तौर पे बहुत सारे जो बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं और कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं, ये उसका एक तरह का मजमुआ या उस तरह के एक उसका एक सम आपके सामने या सिम्टम आपके सामने है। असल मसाइल तो वो पिछले हैं जो चल रहे हैं। अब इसमें ये है कि आज की अगर रेट को देखें तो तकरीबन 250 के करीब जो है ना वो ओपन मार्केट में डॉलर है। और इंटरबैंक में भी ये है कि 240 है, लेकिन इम्पोर्ट की जो बड़ी एलसीज है, यू आर एब्सोल्यूट राइट, कि आज 248 249 तक में काम हुआ है। अब इसमें भाई ऐसा है कि प्रॉब्लम तो पाकिस्तान का पेरिनियल चल रहा है, जो कि 10 अप्रैल की अदम एतमाद से पहले भी था, लेकिन उस 10 अप्रैल के बाद मल्टीप्लाई होता चला गया। क्योंकि पहले ये सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम थे, लेकिन तकरीबन फरवरी में जब रूस और यूक्रेन की वॉर हुई तो साथ में एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बड़ी तेजी से अनफोल्ड होना शुरू हुए। तो पाकिस्तान को जो है इस वक्त डबल हिट जो है ना वो पड़ रही है। कि एक तो ये है कि पाकिस्तान के अपने जो फंडामेंटल से, उस फंडामेंटल में बुनियादी तौर पे क्या है कि आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट बहुत कम है, आपका ट्रेड डेफिसिट है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपके ऊपर अदायगियों का बोझ आ रहा है, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स इतने नहीं है, वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं। आपने जो फॉरेन रिजर्व इस वक्त रखे हुए हैं वो हार्डली आपकी 2 महीने की इंपोर्ट को भी कवर नहीं कर रहे। अच्छा, जो आपने फॉरेन रिजर्व शोड किए हुए हैं स्टेट बैंक में, उसपे भी अगर आप गौर करें तो आपने 2-3 फ्रेंडली कंट्री से डिपॉजिट लेके पकड़ा हुआ है। ये नहीं अपने आप को एक धोखा देने वाली बात है। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके पास जो इम्पोर्ट कवरेज है वो हार्डली कोई शायद 5-6 हफ्ते से ज्यादा का नहीं है। तो ये वो सारी सिचुएशन है कि हमारा जो एक पेरिनियल प्रॉब्लम जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, बुनियाद तो इसकी वही है जी। और वो ये था कि इमरान खान की हुकूमत में ये था कि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड था। लेकिन हुआ ये कि फरवरी में जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होती है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मार्च और अप्रैल में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो यकदम बड़ी तेजी से एक खतरनाक डायरेक्शन में अनफोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। उसमें आप देखिए कि सबसे पहले तो हिट ये पड़ी कि आपका जो ऑयल था वो पहले तकरीबन $90-94 के लगभग था, वो शूट करके तकरीबन 115 से $120 की रेंज में चला गया। इसी तरह जो जी, गैस की प्राइसेस थी वो शूट कर गई। अच्छा, अब वो जो यूरोप और अमेरिका जो है और उनकी जो आपस में चश्मक थी कि उन्होंने काफी सारी सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई। अच्छा, उसके नतीजे में सबसे ज्यादा ये हुआ कि एनर्जी प्राइसेस आपकी जो है ना वो ऊपर चली गई। कोल जो है ना वो आज भी $350 पर टन, जो कि आप ये देखिए कि फरवरी से पहले तकरीबन साल पहले तक ये 100 से नीचे तकरीबन $80-90 में ट्रेड हो रहा था। अच्छा, ये इस वक्त $350 पे हो रहा है। गैस जो है वो तकरीबन कई गुना जो है ना वो कीमत बढ़ चुकी हुई है। यही ऑयल की प्राइसेस का है। सो एनर्जी प्राइसेस जो है ना उनकी प्राइसेस इतनी शूट कर गई। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इसमें अगर इमरान खान भी होते तो भी उन्हें फेस करना था। ये हुकूमत आई है, इसको भी फेस करना है। इसके साथ दूसरी चीज ये हुई कि इसके साथ ही आपकी जो खाने पीने की अशिया हैं, खुराक वगैरह है, या इसके अलावा जनरल जो कमोडिटी मार्केट है वो उसकी प्राइसेस भी शूट कर गई। तो पूरी दुनिया में क्या हुआ कि एक कमोडिटी ड्रिवन, एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन जो है ना वो बिल्डअप हुआ। उस इन्फ्लेशन में हम्म, 40 साल में पहली मर्तबा बर्तानिया में और यूरोप में इतना डबल डिजिट लेवल के ऊपर जो फूड इन्फ्लेशन हुआ है, इसी तरह अमेरिका को भी इन्फ्लेशन हुआ है। तो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको हमें ज़हन में रखना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे आ जाए कि ये पहले काफी देर बाद हुआ कि जब ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर गया तो सेंट्रल बैंक्स के पास
बहुत लिमिटेड स्पेस होती है खेलने की। अमेरिका ने ये किया कि उनके फेडरल रिजर्व ने जो है वो अपने जो उसके बेसिक रेट्स हैं वो बढ़ा दिए। वो बढ़ाने से क्या हुआ कि डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो अब बिलीव यू मी कि आप रीजनल करेंसी में लें तो इंडिया की करेंसी जो है एक साल में तकरीबन 7% से ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। पिछले 3 महीने में बांग्लादेश की करेंसी जो है वो 20% से ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। श्रीलंका का आपको पता है। यूरो देखें आपके तकरीबन साल डेढ़ पहले तक इसकी जो पैरिटी थी टू अ डॉलर, एक यूरो की डॉलर के जी। साथ वो 1.18 के लगभग थी, जो इस वक्त 1 to 1 आ चुकी है। आप इमेजिन करें। सो कहने का मेरा मतलब है कि ये कुछ आलमी हालात हैं और कुछ हमारे पैदा कर दे अपनी जो हमारी एक पॉलिटिकल हैगलिंग इस वक्त चल रही है वो भी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म ये हुआ है कि जब ये 10 अप्रैल को हुआ उस वक्त डॉलर था 188 का। जब ये हुकूमत इनकी आई तो वो एक जिस तरह होता है एक वेलकम जेस्चर या एक बिजनेस फ्रेंडली का जो इनका एक था 182 हुआ, जिसपे इन्होंने बड़ी दाद वसूल की कि देखा जी हम आए हैं तो मार्केट में हमें वेलकम किया है। लेकिन आप ये देखिए कि 182 हम्म। से डॉलर जो है ना वो आज 250 पे आया है। अब वो सारी की सारी महंगाई जो जी। आवाम को पास ऑन हो रही है तो चीखें निकल गई हैं। अब इस सारे किस्से में कोई आसान हल नहीं है। ये एक स्नोबॉल इम्पैक्ट आया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों चीजों का। और अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लग रहा है कि इस वक्त इनकी टोटल डिपेंडेंस है कि आईएमएफ के साथ इनका कुछ मामला तय हो जाए। आर्मी चीफ जो है उन्होंने बात करी है अपने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा कुछ ये तीन फ्रेंडली हम्म। कंट्रीज के साथ से वो डिपॉजिट लेना चाह रहे हैं। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मिड अगस्त से लेके एंड अगस्त तक हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको दोबारा 10 से 15 बिलियन के दरमियान में ले जाएं। तो ये कह रहे हैं कि जी करेंसी के ऊपर प्रेशर कम होगा। तो ये है मजबूरी तौर पे सूरत हाल, लेकिन वो भी बड़ी ही एक वक्ती डंक टपाऊ सूरत अपना इकदाम है। वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक राय ये पाई जा रही है कि मुल्क अमली तौर पे तो डिफॉल्ट हो चुका है, बस ऐलान करना बाकी है। इसके अंदर कितनी हकीकत है? क्योंकि आप जिस तरह से चीजों को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, श्रीलंका से मिसाल ले लें आप, जो वहां पे हाल हुआ, हमारा हाल भी कुछ उनसे मुख्तलिफ तो नहीं है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से के पहले जवाब दे दूं कि श्रीलंका की इकोनॉमी का पाकिस्तान के साथ जिस तरह बराह रास्त कंपैरिजन लोग करते हैं वो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल नहीं है। क्यों नहीं है ओके। कि अमेरिका जो श्रीलंकन इकोनॉमी है एक तो उसका साइज बहुत छोटा है और हार्डली कुछ 2.25 करोड़ के करीब उसकी जो है ना वो आबादी है। अच्छा उसका इश्यू ये है कि श्रीलंका की जो टोटल जीडीपी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसका फॉरेन वो आता था बेसिकली ट्रेवलिंग से। तो कोविड 19 जब शुरू हुआ तो कोविड 19 की वजह से उनके यहाँ जो टूरिज्म है वो बड़ी तेजी से नीचे आई। आपको पता है क्यों आई, पूरी दुनिया में आई। जी। लेकिन उनके साथ उससे पहले एक वाकया हो गया अगर आपको याद हो कि गुड फ्राइडे में 2019 में उनके यहाँ तकरीबन कोई 274 लोग जो है वो दहशतगर्द हमलों में मारे गए। और वो कोऑर्डिनेटेड एक दहशतगर्द कार्रवाई थी जिसमें कुछ मकामी लोग शामिल थे। उसका नतीजा जी। ये हुआ कि वो जो दहशतगर्द हमला था वो इतना खौफनाक और इतना दहला देने वाला था कि प्रैक्टिकली उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका तो भट्टा बैठ गया। जो रही सही कसर थी वो कोविड ने आके निकाल दी। उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जो फॉरेन अर्निंग का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन आता था वो रुक गया। उनके पास अब हम्म। ऑल्टरनेट कोई नहीं। साथ ही ये हुआ कि 2018 या 19 में राजा पाकसे की जो हुकूमत आई इन्होंने चंद एक मुआशी तौर पे इंतहाई ज्यादा गलत फैसले किए। पब्लिक को प्लीज करने के लिए इन्होंने टैक्स रेट्स को काफी कम किया और इस सब सब्सिडीज वगैरह इन्होंने पब्लिक को काफी दी। नतीजा इन्होंने जो किया हरकतें की, इन्होंने अवाम को वो रिलीफ की आड़ में या पॉलिटिकली उनको अपीज करने के लिए खुश करने के लिए अपनी जो आमदन थी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो 25% से ज्यादा इन्होंने वो टैक्सेस की कटौतियों की शक्ल में या सब्सिडीज की शक्ल में आवाम को लौटा दिया। नतीजा क्या हुआ कि इनका शदीद किस्म का बजट डेफिसिट हुआ। अब तीन चीजें इकट्ठी आ गई। दहशतगर्द हमला हो गया, कोविड 19 की वजह से उनकी जो एक्सपोर्ट वो रुक गई, प्लस ये हुआ कि बजट डेफिसिट आ गया। अब ये है कि उसके बाद फिर इन्हें समझ नहीं आई कि हमने करना क्या है। उसके बाद भी फिर बजाय इसके कि ये उस वक्त अपने उस चीज को करते महसूस और इकोनॉमी में जो एक गलत फैसले काफी सालों से हो रहे थे उसकी तरफ आने की बजाय व्हाट दे डिड वाज कि इन्होंने वक्ती तौर पे पहले कुछ इंडिया से 1 बिलियन या प्लस के लगभग जो है ना वो एक मुआहदा किया। उसके बाद फिर ये चाइना के पास गए, उससे थोड़ा बहुत ले। दे अवॉइडेड टू गो टू आईएमएफ वेल इन टाइम और वो जो रिफॉर्म्स हम्म। चाहिए थी उनसे इनकार किया इन्होंने।
और उसे अवॉइड किया। नतीजा ये है कि वक्त एक ऐसा आया कि जब इनके हाथ से वो डोर छूट चुकी हुई थी। अब आ जाए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो बड़ी डाइवर्सिफाइड है। हम उस अंदाज हम्म। में ना एक टूरिज्म के ऊपर डेवलप करते हैं, हमारी अपनी एग्रीकल्चर काफी स्ट्रांग है और उसमें खासा एक 22 करोड़ का एक मुल्क है, हमारी एग्रीकल्चर काफी स्ट्रांग है। हमारी इंडस्ट्रियल बेस जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा है। अच्छा, हमारा सर्विसेज सेक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा है, हमारी कनेक्टिविटी भी दुनिया के साथ जो है ना वो बड़ी है। अच्छा, फिर हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी फेयरली वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वेल मॉनिटर्ड है। आप ये देखिए कि जो जितने भी मेजर शॉक्स आए हैं कोविड से पहले, 2013 का, 2008 का जो शॉक आया, हमारे पाकिस्तानी जी, बैंक्स ने जी। अच्छा उसमें बिहेव किया। सो कहने का ये मेरा मतलब है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में रेजिलियंस बाय इट्स स्ट्रक्चर वो श्रीलंका की निस्बत ज्यादा है। लिहाजा इसको यूं कंपेयर करना जो है वो एप्पल टू एप्पल है नहीं। अच्छा, लेकिन लेकिन जो सर आपने बात पूछी थी, सॉरी मैं अब आ जाऊँ तो आपके सवाल के पहले हिस्से पे जो आपने कहा टेक्निकल डिफॉल्ट। देखिए, डिफॉल्ट बड़ी सिंपल सी बात है। एक घराने में भी ये है कि मैं अगर आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहा हूँ तो एक वक्त आता है कि मैं अगर आपसे लेके, इससे लेके, उससे लेके कुछ पेमेंट्स को वो टोपी घुमा भी लूं, इसकी उसके साथ, उसकी इसके साथ, एक वक्त आता है कि वो टोपियां आपको फिर ना टोपी मिलती है ना मजीद सर जो है ना वो मिलते हैं जिनको आप टोपी पहना सकते हो और जो घुमा सकते हो। पाकिस्तान जो है वो प्रैक्टिकली ये हो रहा है भाई कि हमारा वो जो एक इम्बैलेंस था ना, जो पिछले 25-30 साल से गुब्बारे की तरह फैलता जा रहा है और हम आंखें बंद किए उसको डिनाई करते आ रहे हैं, ये वक्त आना ही था और अच्छी बात है कि ये आ गया। ये वक्त इससे कहीं हम्म। बुरा भी आ सकता था, लेकिन ये कि इसके वक्त को आना था कि हम आंखें बंद करके ऑस्ट्रिच की तरह इसको टाले चले जा रहे थे। कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि 2004 में आप एक्सपोर्ट जी। करते थे से 100 रुपीज की, उसके बरक्स आप तकरीबन 160 रुपए की इंपोर्ट करते थे। अब आपका गैप था वो 60 रुपए का। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो गया कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन उस अंदाज में नहीं बढ़ी, लेकिन हमारी इंपोर्ट जो है ना वो बढ़ती चली गई। आज सूरत हाल ये है कि आज हमें $31 बिलियन जो है ना वो बड़ी मुश्किल से हमने एक्सपोर्ट की है और $78 अरब जो है वो हमने इंपोर्ट की है। ये तनासुब 1 से 3 का हो गया। अब 1 से 3 का जी। जो तनासुब है, आप ये देखिए कि साल ब साल ऐड होता चला जा रहा है। यही आप देखेंगे कि ये पिछले कुछ अरसे में हमारा जो फॉरेन डेट है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। अब उसके साथ ये है कि जब आपका जो एक्सचेंज रेट है उसको हिट पड़ना थी क्योंकि आपका ये गैप बढ़ रहा था, तो नतीजा ये है कि रूपी टर्म में आपकी जो डेट सर्विसिंग है वो कहीं से कहीं जो है ना बैलून होते चले गए। तो हेर फेर के अगर हम दोबारा उसी पे आ जाते हैं कि हमारा जो बुनियादी मसला वही है कि हमने आज तक अपनी चादर से ज्यादा पांव बाहर फैलाए हैं और हमने उसको तस्लीम करने से इनकार किया है। हमारे साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो लखनऊ और अवध के उन नवाबों के साथ होता था, जो मकरूज होते थे लेकिन रातें अय्याशियों में गुजरती थी। हम बतौर मुल्क, बतौर कौम तकरीबन उसी तरह के माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। ये होना था, ये इससे कहीं बुरा हो सकता है। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ताला इसमें आसानियां पैदा करे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। खालिद महमूद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इकॉनमी की सारी डायनमिक्स को डिस्कस किया, बताया कि अगर आज भी हमारी हुकूमतें जिन खराफात में पड़ी हुई है, अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए, अगर उन पर उनको उसको रोक लिया जाए तो वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्टेबल हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।